रानीगंज बिहार की सियासत में ये नाम सिर्फ एक चुनावी नतीजे की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जमीन की, वहां के लोगों की और सबसे जरूरी उन आंकड़ों की जो पर्दे के पीछे का सच हमारे सामने रखते हैं। चलिए आज डेटा की रोशनी में रानीगंज के भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। 8,530 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है, वोटों का वो अंतर जिसने 2025 में रानीगंज की पूरी दिशा ही बदल दी। सुनने में बहुत छोटा सा मार्जिन लगता है ना, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तो देखिए हुआ क्या, 2020 के मुकाबले 2025 में नतीजा पूरी तरह पलट गया। जो सत्ता में थे जेडीयू के अचमित ऋषिदेव, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जीते कौन? आरजेडी के अविनाश मंगलम, जो पिछली बार दूसरे नंबर पर थे। अब देखिए, ये सिर्फ एक सीट का उलटफेर नहीं था, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? किसी भी सीट पर जनादेश इतनी बुरी तरह, इतनी निर्णायक रूप से कैसे बदल जाता है? वो कौन सी ताकतें थीं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थीं और जिन्होंने रानीगंज की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया? इस बदलाव की असली वजह क्या थी? और इस सवाल का जवाब वो रानीगंज के अपने चुनावी इतिहास में ही छिपा है। जब हम यहाँ की राजनीतिक जमीन को देखते हैं तो ये अस्थिरता, ये बदलाव कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र ने हमेशा से ही अप्रत्याशित, चौंकाने वाले जनादेश दिए हैं। जरा पिछले 4 चुनावों के इस सफर पर नजर डालिए। 2010 में बीजेपी, फिर 2015 और 2020 में जेडीयू और फिर 2025 में बाजी पलट गई और आरजेडी आ गई। ये आंकड़े साफ साफ एक बात बताते हैं कि रानीगंज के वोटर किसी एक पार्टी या नेता से बंद कर नहीं रहते। हमारी जो सोर्स रिपोर्ट है वो इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती है, प्रोफाउंड वोटर इलास्टिसिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है कि यहाँ के वोटर किसी की सियासी जागीर नहीं है। वो अपनी ज़रूरतों और अपनी उम्मीदों के तराजू पर हर उम्मीदवार को तौलते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन रुकिए, रानीगंज की असली कहानी सिर्फ पार्टियों की हार जीत तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हमें 2025 में हुए इस बड़े बदलाव की जड़ तक पहुंचना है तो हमें चुनावी शोर शराबे से बहुत दूर यहाँ के घरों के अंदर झांकना होगा। सच वहीं छिपा है। क्योंकि ये कहानी ये सिर्फ वोटों के छोटे बड़े अंतर या चुनावी गढ़त में नहीं लिखी है। नहीं, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। रानीगंज की असली कहानी यहाँ के बच्चों की सेहत में लिखी है। हाँ, एक ऐसा गहरा मानवीय संकट जो चुपचाप सालों से हर घर में पल रहा था और जिसने आखिरकार एक बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। अब इन आंकड़ों को देखिए और इनकी भयावहता को समझिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ये आंकड़े किसी भी समाज के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। रानीगंज में 5 साल से कम उम्र के 76% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं। सोचिए, 76%। ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 50% बच्चे, आधे बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि कुपोषण की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास हमेशा के लिए रुक गया है। ये आंकड़े किसी कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की जीती जागती गवाही है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तकलीफ को दिखाते हैं, उस दर्द को बयान करते हैं जो रानीगंज के लोगों ने हर दिन महसूस किया है, जिया है। और इसीलिए 2025 का वो वोट सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये, जैसा कि हमारी रिपोर्ट कहती है, झेले गए आघात की एक सहज प्रतिक्रिया थी, एक विसरल रिएक्शन। ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ लोगों का वो गुस्सा था जो उनके बच्चों को एक सेहतमंद बचपन तक देने में नाकाम रहा था। देखिए, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या भाषण देना नहीं होता। इसका असली जमीनी मतलब ये सुनिश्चित करना है कि देश के हर एक नागरिक को एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। क्योंकि जब लोगों को सेहत जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है तो लोकतंत्र की नींव अपने आप कमजोर हो जाती है। तो ठीक है, समस्या इतनी गहरी है, ये तो समझ आ गया, पर इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि यही डेटा हमें सिर्फ समस्या नहीं दिखाता, बल्कि इससे बाहर निकलने का शासन के लिए एक साफ सुथरा खाका, एक ब्लूप्रिंट भी देता है। और ये ब्लूप्रिंट 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, वेलफेयर डिलीवरी की गारंटी,
यानी कल्याणकारी योजनाएं हर हाल में सही दरवाजे तक पहुंचें। दूसरा, शिकायतों का सिस्टमैटिक समाधान, मतलब लोगों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने का एक भरोसेमंद सिस्टम बने। और तीसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार, ताकि लोगों को काम के लिए पलायन न करना पड़े। इसे आप गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नेंस आरओआई की तरह देख सकते हैं। ये जनता के स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर किया गया एक ऐसा निवेश है जो बदले में आपको क्या देता है? सार्वजनिक विश्वास और राजनीतिक स्थिरता। तो याद रखिए, ये कोई खर्च नहीं है, ये भविष्य के लिए किया गया एक समझदारी भरा निवेश है। तो आज रानीगंज एक दोराहे पर खड़ा है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं और आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि ये क्षेत्र इन दोनों में से किस रास्ते पर आगे बढ़ता है। देखिए, एक रास्ता है उपेक्षा का, जहां ये स्वास्थ्य संकट बना रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता का दौर यूं ही चलता रहेगा। और दूसरा रास्ता है प्रगति का, जो बेहतर स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है, भरोसे पर आधारित जनादेश की तरफ ले जाता है और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। चॉइस बिल्कुल साफ है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो भरोसा है ये तभी बन सकता है जब शासन की व्यवस्था में नागरिक की निजता यानी प्राइवेसी और उसकी सहमति का पूरा सम्मान हो, जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में भी बताया गया है। आज के दौर में आधुनिक शासन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये डिजिटल सम्मान भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में रानीगंज की ये पूरी कहानी हम सबसे एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल पूछती है। जब लोगों की जिंदगी में लिखा हुआ डेटा चीख चीख कर आपको सच बता रहा हो, तो उसे नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या होती है? सोचिएगा जरूर।